गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसका नाम है अर्थक्वेक। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और रिवीजन भी प्रॉपर आप कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अर्थक्वेक। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हुए आपको प्रीवियस वीडियो यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन का जो वीडियो है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई सारी चीजें वॉल्केनिक इरप्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं यहां पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं भूकंप। ठीक है, और भूकंप को हम कैसे जानते हैं कि भूकंप आता है तो फिर पंखे हिलने लगते हैं, बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ जाता है, तेज़ अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये हमारा एक आम परसेप्शन है जो कि हम बोलचाल की भाषा में ऐसे आम लोग आपस में बात करते हैं। बट हम पढ़ेंगे अपने स्टडी के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा साइंटिफिक होना पड़ेगा। तो अर्थक्वेक के बारे में हम जानते हैं कि हम क्या लिखेंगे। An earthquake is a tremor below the surface of the earth which causes shaking of the earth crust। क्या होता है कि जमीन के अंदर कुछ हलचल होती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ हलचल होती है। वो हलचल क्यों होती है वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो जमीन के अंदर जब हलचल होती है तो उसकी वजह से जो हमारा सरफेस है, अर्थ जो है वो शेक करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है उस पर हमें वाइब्रेशन फील होता है। ठीक है, तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? जो वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वहां पे जो भी चीजें हो रही हैं उसकी वजह से जो सरफेस पे वाइब्रेशन हो रहा है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, आखिर क्या कारण है अर्थक्वेक आने के। ठीक है, तो अर्थक्वेक जो है जनरली सडन फोर्स ही होती है जिसकी वजह से आता है। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है ना कि धीरे धीरे आता रहे आता रहे आता रहे फिर अचानक से आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अचानक से भूकंप आ जाता है, अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। मान लीजिए हम सब नॉर्मली चल रहे हैं, अचानक से एक झटका लगता है और फिर अचानक से ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन उस एक झटके में ही जो भी डिस्ट्रक्शन होना होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, सडन फोर्सेस ही होती हैं जो अर्थक्वेक को कॉज करती हैं। जैसे कि पहला प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? जो हमारा मेंटल का अपर पार्ट है वहां पर एक बहुत बड़े बड़े रॉक के पीसेस हैं जिनको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो फ्लोट करते रहते हैं। किसके ऊपर? जो हमारा लोअर मेंटल है वो ना लिक्विड रॉक्स है, वहां पर मैग्मा है, तो वो मैग्मा के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं ये कभी कभी एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं इस तरह से, और फिर आके आपस में टकरा जाती हैं। ठीक है, इनके टकराने की वजह से जब इनका क्लैश होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये जान लो कि ये बहुत छोटे छोटे पत्थर नहीं है जो टकरा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब आप जितना इमेजिन कर सकते हो, बड़े से बड़ा आप इमेजिन कर लो कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में टकरा जाती हैं, और टकराने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। वेव्स जो है इनके टकराने से जो वाइब्रेशन होता है वो अर्थ सरफेस पर महसूस होता है, जो हम कहते हैं कि भूकंप आ गया है। ठीक है, दूसरा है हमारा आइसोस्टैटिक डिस्टरबेंसेस। आइसोस्टैटिक डिस्टरबेंसेस क्या है? देखो, आपको पता है कि सेडिमेंट्स हैं, बहुत सारा अंदर मैग्मा है, उसके ऊपर हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तरह तरह की रॉक्स हैं और भी कई सारे मिनरल्स हैं। अब मान लीजिए कि मिनरल्स के बीच में कहीं पर खाली गैप है, ठीक है, और ऊपर से बहुत सारा मिनरल्स एकदम फोर्स डाल रहा है नीचे, लेकिन जो नीचे गैप है अभी वहां तक वो मटेरियल पहुंच नहीं रहा है। लेकिन जब सालों साल तक वो ऊपर से प्रेशर डालता चला जाएगा तो एक दिन ऐसा झटका लगेगा कि पूरा का पूरा सेडिमेंट्स नीचे सबमर्ज कर जाएगा, और उसके सबमर्ज करने से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी उसको भी हम कहेंगे अर्थक्वेक। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। Earthquake may occur when disturbances are produced by the deposition of sediments by river, glacier on the ocean floor। ठीक है, ओशन फ्लोर में सेडिमेंट्स का शिफ्ट होना एक जगह से दूसरी जगह, या सबमर्ज होना, या रिवर के सेडिमेंट्स का सबमर्ज होना, ठीक है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस होना, या फिर ग्लेशियर का टूटना, एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें भी इसी आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है?
जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और हमें लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। बेसिकली अगर हम शॉर्ट में कहें तो आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस का मतलब अर्थ अपने आप को बैलेंस करती है, ठीक है ना, और बैलेंस करने की वजह से उसको कहीं से थोड़ा सा मटेरियल लेकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, ठीक है, और उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो ये है हमारा आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस। अगला मैन मेड कॉज। भाई कुछ भी हो रहा है उसमें मैन का हाथ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैन मेड कॉज में क्या है, लार्ज डैम्स, हम डैम्स बना लेते हैं नदियों के ऊपर, आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो सुने तो होंगे, ठीक है। तो जो डैम्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो। तो जब हम लार्ज डैम्स बना लेते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए हैवी रेनफॉल आ जाए और जो वाटर है वो कंट्रोल में नहीं रह पा रहा है, डैम उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है और डैम टूट गया अचानक से, ठीक है। और जब डैम टूट जाएगा तो आप सोचिए कि कितना सारा पानी, मतलब आप कह रहे लैक्स ऑफ गैलन वाटर जो है वो एक साथ हिट करेगा डैम के नीचे और उसके हिट करने से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। क्लियर? तो उसकी वजह से भी आपका अर्थक्वेक आ सकता है। आगे बढ़े। एनाटॉमी ऑफ एन अर्थक्वेक। सबसे पहला, अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, यहां पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स का जो शब्द है ये उन्हीं के लिए यूज किया जा रहा है। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं इनसाइड द अर्थ, उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट्स होते हैं, ठीक है, और वो अर्थ में चारों तरफ ट्रेवल करते हैं और जहां जहां तक वो जाते हैं वहां वहां पर हमें एक्सपीरियंस होता है कि अर्थक्वेक आया है। दूसरा पॉइंट, द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट। देखो, जमीन के नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सबसे पहले अर्थक्वेक जहां से स्टार्ट हुआ है जमीन के नीचे से, उस जगह को हम कहते हैं फोकस। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन फोकस। क्लियर? तो फोकस क्या है, जमीन के नीचे जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उसको हम फोकस कहते हैं। और फोकस के जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर का मतलब मान लीजिए यहां पे फोकस है, इसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर, इसके जस्ट ऊपर जहां पर वेव्स जमीन के ऊपर हमको महसूस होती हैं, एक तो हमारे इंटीरियर में है जहां से हमें महसूस नहीं हो रही है, तो इंटीरियर में जहां से जनरेट हुई हैं वो वेव्स, उनको हम फोकस कहेंगे। और फिर उसी के जस्ट ऊपर जब वो वेव्स अर्थ सरफेस पर आ जाती हैं उसको हम कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। एपिसेंटर नाम की एक मूवी भी है, देखिएगा तो आपको बहुत कुछ अर्थक्वेक के बारे में पता चलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, दो टर्म है, एक है फोकस, दूसरा है एपिसेंटर, ये दोनों ही याद कर लीजिएगा, ये आपको डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज फ्रॉम द एपिसेंटर दैट वाइब्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल आउटवर्ड। एपिसेंटर से जब वेव्स ऊपर आ जाती हैं सरफेस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया एपिसेंटर किसे कहते हैं, जब वेव्स सरफेस पर आ जाती हैं फोकस के जस्ट ऊपर, तो एपिसेंटर से जब वेव्स बाहर आती हैं फिर वहां से वाइब्रेशंस अर्थ पर ट्रेवल करता है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, और जहां जहां वो ट्रेवल करता है वहां वहां पर तबाही होती है। और ये जो ट्रेवलिंग वेव्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं सिस्मिक waves. Clear? Next, the greatest damage and destruction to human life and property occur at place which are closer to the epicenter. सबसे ज्यादा अगर कहीं पर तबाही होती है तो वो जगह कौन सी है, एपिसेंटर के आसपास। मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा बस्ती बनी हुई है, लाखों लोग रहते हैं और वहीं कहीं एपिसेंटर है, ज़मीन के नीचे से अर्थक्वेक ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पर जितनी बिल्डिंग्स हैं सब की सब टूट जाएंगी, सारे के सारे लोग जो हैं वो मर जाएंगे। तो एपिसेंटर के आसपास जो इलाके होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है। और एपिसेंटर से दूर, जितना दूर आप हैं उतना ही आप क्या हैं, सेफ हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है ना अर्थक्वेक वेव्स की वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम फार अवे या मूव्स अवे करते हैं फ्रॉम द एपिसेंटर। क्लियर? अब हम बात करते हैं भाई वेव्स की। अभी हम यही तो देख रहे हैं ना ऊपर की वेव्स यहां जा रही हैं वहां जा रही हैं, तो वेव्स हैं कौन कौन सी, देखो। अर्थक्वेक वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। सबसे पहले पी वेव्स, इनको हम पी वेव्स के अलावा प्राइमरी वेव्स भी कह सकते हैं। प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आती हैं। जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले पी वेव्स ही आती हैं जो हमें महसूस होती हैं। क्लियर?
पी वेव्स दीज आर नोन एज प्राइमरी वेव्स, दे पास थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस। इनकी क्या खासियत है या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ट्रेवल कर सकती हैं सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। मतलब ये एटमॉस्फेयर में भी, अगर ज़मीन के ऊपर, अगर एटमॉस्फेयर है, ज़मीन के नीचे कहीं गैस है, वहाँ से भी ट्रैवल कर जाएंगी। पानी के अंदर लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशियन कहीं से भी ट्रैवल कर जाएंगी। और सॉलिड में तो करती ही करती हैं। कुल मिला के रास्ते में कुछ भी आएगा ये हर एक सरफेस को क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म्स में ट्रैवल कर सकती हैं। और ये सबसे पहले आती हैं और सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पे। जाहिर सी बात है कि जो सबसे पहले आएगा उसी को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर। सेकंड है हमारा एस वेव्स। एस को हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आती हैं। फर्स्ट प्राइमरी वेव्स यानी पी वेव्स, सेकेंडरी एस वेव्स। क्लियर। These waves travel through the earth interior but cannot be transmitted by liquid। इनकी क्या खास बात है कि ये लिक्विड्स में ट्रांसमिट नहीं करती हैं, लिक्विड्स में नहीं ट्रेवल कर पाती हैं। आपने देखा कि पी वेव्स तीनों जगह ट्रेवल करती हैं, बट इनके साथ क्या है कि ये तीनों जगह ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। समझ में आ गया आपको? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा एल वेव्स। एल वेव्स ये लॉन्ग वेव्स भी हैं। क्लियर। दे आर लॉन्ग वेव्स एंड आर रिकॉर्डेड आफ्टर द पी एंड एस वेव्स। जब पी वेव्स आ जाती हैं, एस वेव्स आ जाती हैं, तब एल वेव्स आती हैं। इनको हम टर्सरी वेव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पर आती हैं। क्लियर। इनको हम लव वेव्स भी कह सकते हैं और रिले वेव्स भी कह सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, इनका नाम भले ही लव वेव्स है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है यही वेव्स करती हैं। तो यहां पर तीन तरह की वेव्स आपने पढ़ी, पी वेव, एस वेव, एल वेव। क्लियर। याद रखिएगा, पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं। एस वेव्स लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। और एल वेव्स जो हैं उनको हम लव वेव्स भी कहते हैं, टर्सरी वेव्स भी कह सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक वेव्स होती हैं। समझ में आ गया? चलो, सिस्मोग्राफ क्या है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। देखो, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है डिटेल्स अर्थक्वेक की। किस तरह की डिटेल? ड्यूरेशन, यानी कि अर्थक्वेक कितनी देर के लिए आया। ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 2 मिनट, जितना भी है। तो क्या रिकॉर्ड कर रहा है कि अर्थक्वेक कितनी देर के लिए आया। फोर्स, कितनी ताकत थी उसके अंदर, उसका फोर्स क्या था, क्या बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आया था कि हल्के हल्के से आया था, ठीक है, हौले हौले से, या फिर उसका डायरेक्शन क्या था, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा था, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था, कहाँ जा रहा था। तो ये तीन चीज़ें हैं जो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती हैं। कौन सी? ड्यूरेशन, फोर्स और डायरेक्शन। कितनी देर के लिए आया, कितनी तेज आया और किस डायरेक्शन से आया और किस डायरेक्शन को गया। अब कैसे पता चलता है कि ये कितना तेज आया? देखो भाई, सिस्मोग्राफ के ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है जिसके ऊपर एक पेन है और पेन के नीचे एक रोलर में पेपर लगा होता है। और जैसे जैसे अर्थ वाइब्रेट करती है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, वो पेन की स्प्रिंग भी हिलती है। और उस पेन की स्प्रिंग के हिलने से जो पेन है ना, वो पेपर के ऊपर कुछ निशान, कुछ ग्राफ बनाता चलता है। निशान बोल रहा हूँ, कुछ निशान बनाता रहता है, कुछ ग्राफ्स बनाता हुआ चलता है। वो ग्राफ्स जितने ही ज़्यादा लंबे होंगे मतलब अर्थक्वेक उतना ही तेज है, और ग्राफ्स जितने ज़्यादा छोटे होंगे मतलब अर्थक्वेक उतना ही धीरे आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। क्लियर? समझ गए आप? उसके बाद इंटेंसिटी कैसे मेजर की जाए। इंटेंसिटी को अगर हम यूनिट में मेजर करें तो उसके लिए हमें चाहिए रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। क्लियर? रिक्टर स्केल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब कभी भी आप टीवी न्यूज़ में देखोगे तो हमेशा अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल के साथ ही बताया जाता है कि 4.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, 4.6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आएगा, इस तरह से बताते हैं। समझ रहे हो आप? तो रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, ये दो स्केल हैं। बट रिक्टर स्केल जो है वो बहुत ही कॉमन है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी यूज़ करने के लिए। रिक्टर स्केल पर हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9 की यूनिट के बीच में हम अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे मेजर कर सकते हैं। बट मर्केली स्केल पर यह हो जाता है 1 to 12 पॉइंट्स।
क्लियर। तो अर्थक्वेक मेजर्ड अबव द रिक्टर स्केल ऑफ 6 ऑनवर्ड, अगर रिक्टर स्केल पर कोई भी अर्थक्वेक 6 यूनिट से ऊपर का आ रहा है, मान लीजिए 5.4, 5.5, 6, 7 ऐसे आ रहा है, 5.67 तो ठीक है, लेकिन अगर वो 6 को क्रॉस कर गया, 6.1, 6.2, तो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करेंगे इफेक्ट क्या है अर्थक्वेक के। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी हैं। ठीक है, अर्थक्वेक के सिर्फ नुकसान ही नुकसान नहीं है, कुछ फायदे या फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी होते हैं। क्या होते हैं कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक जो है वो हेल्प करता है अर्थ के अंदर की एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, ताकि अर्थ प्रॉपर अपना काम करती रहे, उसके अंदर की जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक मैनी लैंडफॉर्म्स आर बिल्ट। जब अर्थक्वेक आता है ना, तो आपको पता है ज़मीन में डिप्रेशन आ सकता है, ज़मीन में अपलिफ्टमेंट हो सकता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और वो जो उल्टा पुल्टा होने की प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है कि कई नई तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, समझ रहे हो, और कोस्टलाइन चेंज हो जाती है ना। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अर्थक्वेक इन द हिमालयन रीजन हैव रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लेक्स। अब देखो, हिमालय रीजन में जब अर्थक्वेक आता है तो वहां पर कई तरह की लेक्स बन जाती हैं, कई तरह के बेस बनते हैं समंदर के आसपास, एस्चुरीज जो हैं, गल्फ हैं, ये भी अर्थक्वेक की वजह से चेंज हो जाती हैं या फिर बन जाती हैं नई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्म हो रही हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं। क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, यानी कि तबाही वाली क्या बातें हैं, नुकसान क्या है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अर्थक्वेक अगर 6 यूनिट से ज़्यादा है रिक्टर स्केल पर, तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो सकता है। क्लियर। और 15,000 से ज़्यादा लोग हर साल मारे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से। कितने लोग? 15,000 लोग। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक इन्फ्लिक्ट सीरियस डैमेज टू बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, बिल्डिंग्स टिल्ट हो जाती हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि बिल्डिंग तिरछी हो गई है, लेकिन अब क्योंकि तिरछी हो गई है तो कभी भी गिर सकती है, तो इसीलिए उसको खाली करा लिया जाता है। तो जो बिल्डिंग्स हैं उनमें डैमेज हो जाता है, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, टिल्ट हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। रोड्स जो हैं वो सबमर्ज हो जाती हैं, उनमें गड्ढा बन जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ब्रिजेस टूट जाते हैं, रेलवे लाइंस खराब हो जाती हैं। क्लियर। कोस्टल एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाता है, पानी के अंदर चला जाता है अर्थक्वेक की वजह से। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो द्वारका है गुजरात में, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका है। पहले वो पानी के बाहर था, लेकिन जब वहां पर द्वारका में अर्थक्वेक आया तो वो सबमर्ज हो गया अंडर वाटर। समझ गए। नेक्स्ट, पावरफुल अर्थक्वेक में चेंज द कोर्स ऑफ रिवर। अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा है तो वो रिवर के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। क्लियर। सपोज करो कि रिवर एक सीधे सीधे बह रही है, लेकिन अगर अर्थक्वेक आया तो हो सकता है कि रिवर राइट साइड टर्न हो जाए, या फिर रिवर लेफ्ट साइड टर्न हो जाए, या फिर हल्का सा कर्व बना ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन शॉर्ट कि अर्थ का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है। क्लियर। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो ओल्ड डायरेक्शन था वहां की जो जमीन है वो कैसी हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी। नेक्स्ट, आफ्टर अर्थक्वेक फायर में ऑल्सो ब्रेकआउट। अर्थक्वेक में आपको पता है बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, पत्थरों में रगड़ होती है, और अगर इससे कहीं आग लग जाती है तो फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है, और फॉरेस्ट फायर भी एक बड़ा नुकसान कर सकती है। क्लियर। और उस जंगल की आग के आसपास जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें जल जाएंगी। अगर वहाँ से कोई गैस पाइपलाइन गुजर रही है तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है, और उस गैस पाइपलाइन से अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया लिंक है तो फिर वहाँ भी ब्लास्ट हो सकता है। तो ये एक चेन रिएक्शन होगा। ठीक है। देखो, इन द अर्थक्वेक ऑफ 1906, 1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक अर्थक्वेक आया था। अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट विच प्रूव्ड टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव देन द अर्थक्वेक इटसेल्फ। अगर आग लग जाती है तो अर्थक्वेक जितना नुकसान कर सकता है ना, आग लगने पर उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा 1906 में सैन फ्रांसिस्को में हो चुका है।
क्लियर। अगला, सुनामीज आ सकती हैं। अगर अर्थक्वेक ओशियन फ्लोर पर आ रहा है, सी के फ्लोर पर आ रहा है, तो भाई वहां पे तो लैंड है नहीं, उसके ऊपर तो पानी पानी है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी ज्यादा एनर्जी ऊपर की तरफ आएगी कि पानी को भी ऊपर की तरफ उड़ा कर ले आएगी और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनेंगी, जिसको हम कहते हैं सुनामी। और सुनामी की वजह से फिर आप देख रहे हो कि कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, लोग डूब के मर जाते हैं, बह जाते हैं, सारे घर टूट जाते हैं, तो कई सारी चीजें होती हैं। समझ गए आप। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे आप याद करिए आपका पुराना चैप्टर जो कि हमने पढ़ा था वॉल्केनो। ज्यादातर अर्थक्वेक वहीं पर आते हैं जहां पर आपने प्रीवियस वीडियो में वॉल्केनो देखे थे, यानी कि रिंग ऑफ फायर के आसपास। और भी आते हैं लेकिन मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं। क्लियर। सबसे पहले हम देख लेते हैं द सरकम पैसिफिक, वही सरकम पैसिफिक जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट, यहां पर जितने भी पूरी दुनिया में अर्थक्वेक आते हैं उसका 70% सिर्फ यहीं पर आता है। समझ रहे हो। इस बेल्ट में हमारा जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, कैलिफोर्निया और यूएसए, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ रही हैं। और यही चीज़ें आपने पढ़ी थी वॉल्केनिक इरप्शन में। समझ गए। तो ये एक है सरकम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट। दूसरा, द मिडवे माउंटेन बेल्ट। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स कहां से कहां तक, ईस्टर्न यूरोप से लेकर एशिया तक ये फैली हुई बेल्ट है। इसमें अल्पाइन और हिमालयन रीजन्स आते हैं और पूरी दुनिया के 20% जो अर्थक्वेक हैं वो इसी बेल्ट में आते हैं। द मिडवे माउंटेन बेल्ट में कितने हो गए, 70 + 20 90 हो गए। हमारे पास कितना बचा, 10। अब जो 10% है ये कहां पर आते हैं, ये ओशियन फ्लोर में आते हैं, जिसकी वजह से सुनामी आती है। ठीक है। द रिमेनिंग 10% ऑफ अर्थक्वेक आर एसोसिएटेड विद द सबमरीन रिजेस, ओशियन फ्लोर, रिफ्ट वैली एंड अदर फॉल्ट जोन्स। समझ गए। तो ये हो गया 70, 20 एंड 10%, टोटल हो गया हमारा 100%। कैलकुलेशन क्लियर। आगे बढ़ते हैं और मैप देखते हैं जरा। अच्छा, एक बार इधर भी देख ले इंडिया के बारे में। इंडिया इज लोकेटेड इन द मिड माउंटेन बेल्ट। इंडिया कहां पर है, मिड माउंटेन बेल्ट में है, जहां पर 20% अर्थक्वेक आते हैं, आपको बताया मैंने। दिस रीजन, द रीजन इन इंडिया विच आर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक। इंडिया में कौन कौन से एरिया है जो अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस खतरा है, मतलब उस जगह के लिए अर्थक्वेक का खतरा ज़्यादा है। सबसे पहले कश्मीर, क्योंकि वो हिमालय के पास है। ठीक है, हिमालय में ही है, हिमालय के पास क्या है। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, वहाँ की बात हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन भी आता है इसमें। रन ऑफ कच्छ की बात हो रही है, गुजरात। अभी आपको मैंने द्वारका के बारे में बताया था जो सबमर्ज हो गया है पानी के अंदर। क्लियर। अर्थक्वेक्स फ्रिक्वेंटली टेक प्लेस इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। अर्थक्वेक जो है, जो हिमालय है ना, हिमालय के जो निचले हिस्से हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, एज दीज आर द रीजन वेयर द टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। महाराष्ट्र इज ऑल्सो प्रोन टू अर्थक्वेक। और जो महाराष्ट्र है वो भी अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहाँ पर भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। समझ गए। कश्मीर जो कि हिमालय में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, रन ऑफ कच्छ और अर्थक्वेक, महाराष्ट्र। क्लियर। ये कुछ रीजन है इंडिया में। मैप देख लीजिए आप, ये है मैप। अब आप देखो, यही तो है ना वो सरकम पैसिफिक बेल्ट जिसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यहीं पे आपने पहले पढ़ा था कि वॉल्केनो आते हैं। आप अगर देखोगे पिछले वीडियो में तो यहीं पर वॉल्केनो आते हैं, और यही देखो, यही है क्या, मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स। तो ये तो हो गया हमारा सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये है हमारा ये वाला एरिया जिसको हम कह रहे हैं मिडवर्ड माउंटेन बेल्ट्स। क्लियर। और बाकी कहाँ आते हैं, बाकी आते हैं सी फ्लोर पर या फिर रिफ्ट वैलीज में, पानी के अंदर। समझ गए। तो ये है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े करो।